नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 को आर लिमिटेड एवं एस लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं। तो 31 मार्च 2018 के आर लिमिटेड और एस लिमिटेड के चिट्ठे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो हमने बोर्ड पर लिखे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आर लिमिटेड की 3 लाख रुपए की और एस लिमिटेड की है 1.5 लाख रुपए की। यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 30,000 शेयर्स हैं आर लिमिटेड के पास और एस लिमिटेड के द्वारा 15,000 शेयर्स इश्यू किए गए हैं। जनरल रिजर्व है 1 लाख और 30,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,25,000 और 1,25,000 के। तो इस प्रकार से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये आइटम्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स है 6,15,000 की और 2,40,000 की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज प्रारंभिक व्यय हैं 10,000 के और 5,000 के बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट्स में 5,000 शेयर्स आर लिमिटेड के खरीदे हैं एस लिमिटेड ने। एस लिमिटेड ने 5,000 शेयर्स आर लिमिटेड में खरीद रखे हैं और जिनका जो मूल्य है, पुस्तक मूल्य है 60,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये आइटम्स एसेट साइड में दिए हुए हैं। आगे लिखा है आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड का एकीकरण करने का निश्चय किया। तो जो आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड क्रेता कंपनी है और एस लिमिटेड विक्रेता कंपनी है। आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड का एकीकरण करने का निश्चय किया है तो एस लिमिटेड अपने व्यवसाय को बेचेगी, अपनी संपत्ति और दायित्वों को आर लिमिटेड को बेच देगी। इसलिए एस लिमिटेड विक्रेता कंपनी है और आर लिमिटेड क्रेता कंपनी है। एस लिमिटेड की विविध संपत्तियों का वर्तमान वसूली मूल्य विनियोगों को छोड़कर 2,60,000 रुपए है। अब जो विनियोग हैं ये इन्वेस्टमेंट्स, आर लिमिटेड जब एस लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों खरीद रही है तो वो खुद के शेयर नहीं खरीद सकती, इसलिए विनियोगों को छोड़कर बाकी संपत्तियां वो खरीदेगी। और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में कृत्रिम संपत्तियों को भी नहीं खरीदा जाता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है बल्कि एक कृत्रिम संपत्ति है। तो जो आर लिमिटेड एस लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदेगी केवल सन्ड्री एसेट्स को खरीदेगी और इन विविध संपत्तियों का वर्तमान वसूली मूल्य 2,60,000 रुपए तय किया गया है। आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के समापन व्यय के लिए 250 रुपए का भुगतान किया। अब जो एकीकरण है, एकीकरण के फलस्वरूप एस लिमिटेड का समापन हो जाएगा और इसकी संपत्तियां और दायित्व आर लिमिटेड के द्वारा ले ली जाएगी। तो एस लिमिटेड का समापन हुआ तो उसके समापन के जो व्यय है 250 रुपए के, उनका भुगतान भी आर लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, क्रेता कंपनी के द्वारा किया जाएगा। आर लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 15 रुपए प्रति अंश है। तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, 5,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एस लिमिटेड ने और इन अंशों का बाजार मूल्य जो है एकीकरण की तिथि को 15 रुपए प्रति अंश है। क्रय प्रतिफल की गणना करनी है और दूसरा आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो पहले हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये क्रय प्रतिफल आर लिमिटेड के द्वारा एस लिमिटेड के अंशधारियों को चुकाया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सन्ड्री एसेट्स, जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाता है एकीकरण के फलस्वरूप उन संपत्तियों का निर्धारित मूल्य या पुस्तक मूल्य लिया जाता है परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के लिए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, इनको पुनर्मूल्यांकित किया गया है और इनका वसूली मूल्य 2,60,000 रुपए निर्धारित हुआ है। तो संपत्तियों के वसूली मूल्य या पुस्तक मूल्य के योग में से दायित्वों का पुस्तक मूल्य या निर्धारित मूल्य घटा दिया जाता है। तो सन्ड्री एसेट्स ली है 2,60,000 रुपए की और साथ ही साथ इसने दायित्वों को भी लिया है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में रिजर्व और सरप्लस क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते बल्कि जो बाकी अन्य संपत्तियां, अन्य दायित्व हैं वो खरीदे जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो एस लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स आर लिमिटेड के द्वारा खरीदे जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,25,000 रुपए के। तो 2,60,000 रुपए की संपत्तियां खरीदी गई
और 1,25,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी दायित्व लिए गए। तो जो नेट एसेट्स है, जो शुद्ध संपत्ति का मूल्य है वो है 2,60,000 में से 1,25,000 घटा देंगे। 2,60,000 में से 1,25,000 घटाने पर आता है 1,35,000 और शुद्ध संपत्तियों का जो मूल्य है वही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। तो 1,35,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन आर लिमिटेड के द्वारा एस लिमिटेड के अंशधारियों को चुकाया जाएगा। अब आगे कहा है कि आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो पहले हम विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करेंगे। परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया है, परचेज कंसिडरेशन है 1,35,000 रुपए का। अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे, जनरल ऑफ एस लिमिटेड विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री की जाएगी संपत्तियों के खातों को बंद करने की, क्योंकि एस लिमिटेड का समापन हो गया है, इसलिए अब अपनी पुस्तकें बंद करेगी। तो सबसे पहले हम संपत्तियों के खातों को बंद करने की प्रविष्टि करेंगे। तो जो संपत्तियों का शेष है वो डेबिट शेष होता है, इसलिए संपत्तियों के खातों को क्रेडिट कर दिया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो पहली एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया 2,40,000 रुपए से। ₹2,40,000 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को 2,40,000 रुपए से डेबिट किया जाएगा। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो विविध संपत्तियों का खाता है वो खाता बंद हो जाएगा। तो सन्ड्री एसेट्स या एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका नरेशन लिखा जाएगा। दूसरा जो दायित्व है, दायित्वों के खातों को बंद करना है। तो इस क्वेश्चन में केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स दायित्व के रूप में है। तो जो दायित्व है उनके खाते का शेष क्रेडिट होता है, इसलिए खातों को बंद करने के लिए दायित्वों के खाते डेबिट कर दिए जाते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट से खाते को डेबिट कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए से पुस्तक मूल्य से, और इसका शेष ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री की जाएगी परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की। तो जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ तो आर लिमिटेड से अब 1,35,000 रुपए लेने हैं, तो आर लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा, डेटर्स के रूप में दिखाया जाएगा एस लिमिटेड की पुस्तकों में। तो आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,35,000 से डेबिट किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जो परचेज कंसिडरेशन है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। ये क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि जो आर लिमिटेड को क्रय प्रतिफल का भुगतान एस लिमिटेड को क्रय प्रतिफल का भुगतान आर लिमिटेड अपने अंशों में करेगी। तो इक्विटी शेयर्स निर्मित करेगी क्रय प्रतिफल के बदले। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,35,000 रुपए का क्रय प्रतिफल है और एक इक्विटी शेयर का मूल्य है 15 रुपए। अभी बाजार में आर लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य है 15 रुपए। तो 1,35,000 में 15 का भाग लगाएंगे तो 9,000 शेयर्स 9,000 अंश निर्मित किए जाएंगे आर लिमिटेड द्वारा क्रय प्रतिफल के भुगतान के बदले। तो चौथी एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर्स क्रय प्रतिफल प्राप्त होने की एंट्री। इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स प्राप्त होंगे। तो इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसके खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और आर लिमिटेड ने क्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया है, इसलिए अब इसके खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा
35,000 रुपये से। अब इसके बाद अभी भी कुछ संपत्तियां और दायित्व जो पक्ष है उसमें कुछ आइटम्स बचे हैं जिनके खातों को हमको बंद करना है। तो अब अगली एंट्री हम करेंगे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व है वो हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को और जनरल रिजर्व को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर करने से ये दोनों खाते भी बंद हो जाएंगे। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में रिजर्व और सरप्लस क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते, इसलिए इन खातों का शेष भी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो पांचवी एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1,50,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है एस लिमिटेड की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए के जनरल रिजर्व हैं और इन दोनों के बैलेंस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एसेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज और इन्वेस्टमेंट्स दो संपत्तियां बची हुई है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज इनको ये खर्चे हैं, इनको अपलिखित करना पड़ेगा, तो इनको अपलिखित हम करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते से, इनको अपलिखित करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते को 5,000 से डेबिट कर दिया जाएगा और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज के खाते को क्रेडिट करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा इस खर्चे को। अब बचता है इन्वेस्टमेंट्स। तो 5,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं आर लिमिटेड में एस लिमिटेड के द्वारा। इन शेयर्स को आर लिमिटेड द्वारा नहीं खरीदा गया, इसलिए अब इस संपत्ति को एस लिमिटेड के द्वारा बेचा जाएगा। तो जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता उन संपत्तियों को विक्रेता कंपनी खुद जो है बेच देती है। तो बेचने की एंट्री की जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाते को डेबिट किया जाएगा और ये जो 5,000 शेयर्स हैं इन शेयर्स को बाजार में बेचने पर 15 रुपए प्रति अंश के हिसाब से प्राप्त होंगे। आर लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 15 रुपए प्रति अंश है एकीकरण की तिथि को। तो ये आर लिमिटेड के शेयर्स है 5,000 शेयर्स, इनको अगर बाजार में बेचा जाए तो 5,000 के शेयर्स 15 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 75,000 रुपए में बिकेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा 60,000 रुपए से, और 60,000 रुपए पुस्तक मूल्य के विनियोगों को 75,000 रुपए में बेचा गया है। 15,000 रुपए का लाभ हुआ है और संपत्तियों को बेचने से अगर लाभ या हानि होती है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 15,000 रुपए का जो लाभ हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा, लेकिन इससे पहले हमको ये देखना होगा कि जो वसूली खाता है वसूली खाते का शेष क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का शेष क्रेडिट शेष है या डेबिट शेष। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने जो विविध संपत्तियां थी सन्ड्री एसेट्स, इसके 2,40,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया था। डेबिट और क्रेडिट 2,40,000 रुपए से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जब हमने विविध संपत्तियों के खाते को बंद किया। उसके बाद हमने 1,25,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था सन्ड्री क्रेडिटर्स के खाते को, सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो बैलेंस ट्रांसफर किया उसके कारण। फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ तो 1,35,000 से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया, और जब इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए तो 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ इससे भी रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 2,40,000
और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,25,000 प्लस 1,35,000 प्लस 15,000, 2,75,000। तो 35,000 रुपये से जो है रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष ज़्यादा है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है, इसका मतलब वसूली पर लाभ हुआ है, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष है तो वसूली से हानि हुई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 35,000 रुपये और 35,000 रुपये रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है। ये 35,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स के खाते में। तो रियलाइजेशन पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर करने पर एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये जो वसूली पर लाभ हुआ उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो समतांशधारी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनको भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान की एंट्री की जाएगी। तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का जो भी शेष है उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का शेष हमने 1,50,000 रुपये कैपिटल के और 30,000 रुपये जनरल रिजर्व के, 1,80,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किए थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट किया था। तो 1,60,000 रुपये से इक्विटी शेयर होल्डर्स के का क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद 5,000 से हमने डेबिट किया इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को, तो 5,000 घटा देंगे तो बचता है 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये क्रेडिट शेष है। उसके बाद हमने 35,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किए हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट के, तो 35,000 रुपये ऐड करेंगे तो 2,10,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का क्रेडिट शेष है। तो 2,10,000 रुपये से इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,10,000 रुपये से, और 2,10,000 के बदले इसको भुगतान कर दिया जाएगा 2,10,000 रुपये का, जिसमें इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट, एक तो जो क्रय प्रतिफल के बदले जो इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए थे आर लिमिटेड के वो दे दिए जाएंगे 1,35,000 रुपये के, और इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ था 75,000 रुपये वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट 75,000। इस प्रकार से इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2,10,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। 1,35,000 रुपये के शेयर्स दिए जाएंगे और 75,000 रुपये नगद राशि दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।